शादी नहीं होगी। हाँ, कुछ योग में जहां अंगारक योग बनता हो। अंगारक योग है, मंगलिक तो हो ही हो, साथ में राहु स्थित हो। सप्तम सप्तमेश पीड़ित है। सप्तम लाइफ पार्टनर का हाउस होता है कुंडली में। जीवन साथी का घर है सातवां घर। तो नहीं सुप्तस्य संवत्स्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो यहाँ आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो वैसे कौन से ग्रह होते हैं जो धन के लिए आपके जो कारण? भाग्येश का बलवान होना आवश्यक है। कुंडली में नवम भाव का जो स्वामी है उसका बलवान होना आवश्यक है। तो यदि आपने लग्न को साध लिया तो एक है साधे सब सधे, फिर आपने सब साध लिया। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों की एक राशि से दूसरी राशि में जाने की जो अवधि है वो 30 डिग्री है। ये जो 3 घर हैं ये 2.5 मिलके 7.5 का निर्माण करते हैं। माँ के पेट से मरघट तक है, पल पल तेरी कहानी प्यारे, दंगल दंगल। आचार्य जी, ज्योतिष को लेकर ना बहुत सारी बातें, बहुत सी अफवाहें हैं, बहुत तरह की बातें हैं जो बाहर चलती है लोगों में, और डर भी बहुत ज्यादा है ज्योतिष को लेकर। एक बार लोग जल्दी अपनी कुंडलियां वगैरह दिखा नहीं चाहते, और दिखाते हैं तो डर बहुत मिलता है लोगों की तरह के नक्षत्र ग्रह को लेकर कि भैया तुम्हारे तो शनि की 7.5 है या मंगल दोष है। तो इस पे पहले जरा मंगल पे समझते हैं, मंगल दोष होता क्या है ये और किस तरीके से प्रभाव डालता है? मंगल दोष को ज्योतिष में मांगलिक दोष नाम से भी जानते हैं। और दोष तो इसे आज समाज ने बना दिया है। शब्द है मांगलिक है या नहीं है। जन्म कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में मंगल की स्थित होने पर मंगल की स्थिति से मांगलिक दोष बनता है। अच्छा। इसमें अभी कई ज्योतिषियों का, पुराने ज्योतिषियों का, ज्योतिषकर्ताओं का कुछ ऐसा निर्देश है कि किसी पर्टिकुलर हाउस में यदि जलीय राशि में मंगल है तो मंगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। 1, 4, 7, 8, 12 आपको घर बताए, इनमें होने पे 12वें घर में शनि है तो मंगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। अच्छा। मंगलिक दोष क्या है? वो ये है। अब मंगलिक दोष से होता क्या है? आप अपने घर में, अपने समाज में, अपने गली मोहल्ले में किसी न किसी 1, 2, 4 ऐसे बालकों को जानते होंगे जिनमें ज्यादा समुदाय के बच्चे होंगे, नॉर्मल खेलना कूदना खाना पीना, लेकिन कुछ बच्चे होते होंगे थोड़े से शैतान, जिनमें थोड़ी सी एनर्जी अधिक है। बस सामान्यतया समझिए कि वो मंगलिक है, और अगर उनसे भी ज्यादा है तो वो मंगलिक के साथ साथ मूल नक्षत्र का भी उनका जन्म है। अच्छा जी हाँ, 6 नक्षत्र हैं मूल के, 3 केतु ग्रह के और 3 बुध ग्रह के नक्षत्र मूल नक्षत्र कहलाते हैं। इनको गंड मूल नक्षत्रों के नाम से भी जाना जाता है। अब कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आया है कि कोई बालक मंगलिक और मूल होने के बाद भी शांत है, वो प्रवृत्ति नहीं है जैसा कहीं कहीं लिखा है। तो वो मैं कहूंगा कहीं अन्य ग्रह भी उसके लिए काम करते हैं। कहीं लग्नेश शांत है, पीड़ित है, नीच का है, तो उससे कई बार ऐसा हो जाता है। पर सिंपल समझिए, जो मंगलिक आप पूछना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक है बस। तो जो दोष बताते हैं भैया मांगलिक है, कोई दोष नहीं है। कोई दोष नहीं है। कोई दोष नहीं। विवाह को लेकर भी बहुत सवाल उठते हैं कि भैया मांगलिक है, मांगलिक से शादी कैसे होगी? ये तो मांगलिक है तो इसके उपाय करो, कई तरह के उपाय बता जाते हैं। तो ये क्या होता है कि मांगलिक है तो शादी में डर है, बताया जाता है कि अगर शादी हो गई, कई तरह से मूवीज में दिखाया जाता है कि मांगलिक से शादी होगी तो लड़का बचेगा नहीं, मृत्यु हो जाएगी। क्या होता है ये? देखिए, मूवीज में जो दिखाया जाता है वो उनका अपना काम है, वो काम के लिए कुछ भी दिखाते हैं। जैसे मूवीज में दिखाया जाता है पंडित जी जो मंत्र बोल रहे हैं उस मंत्र में अशुद्धि है, वो मंत्र का वो स्वर नहीं है जो बोला जा रहा है, तो वो उनका काम है। क्योंकि अब साधारण जनता को पता नहीं है वो मंत्र बोला कैसे जाना है, तो सब देख रहे हैं। अब यहाँ आपने बात कहा कि शादी नहीं होगी। हाँ, कुछ योग में जहां अंगारक योग बनता हो। अंगारक योग है, मंगलिक तो हो ही हो, साथ में राहु स्थित हो। अच्छा। मंगल और राहु की युति को ज्योतिष में अंगारक योग के नाम से जानते हैं। यदि ऐसा कोई योग बन रहा है, सप्तम सप्तमेश पीड़ित है। सप्तम लाइफ पार्टनर का हाउस होता है कुंडली में। अच्छा। जीवन साथी का घर है सातवां घर, लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं। उस संदर्भ में अच्छे ज्योतिषी की तरफ से या तो मना या शांति बता दी जाएगी, इसका कुछ शांति कर ली जाए। और शांति शमन का हमारे यहाँ सब कुछ आस्था पे टिका हुआ है। ये संसार जो है हमारा संसार, मैं पूरे संसार की बात नहीं कर रहा, हमारा भारतीयों का जो संसार है वो आस्था पे टिका हुआ है, और सब धर्मों की आस्था है अपनी अपनी। तो
उसमें आपको यदि विश्वास है, ये आस्था है कि हाँ इस शांति शमन कराने से इसका उपाय हो जाएगा, तो वो उपाय हो जाता है। दोनों तरफ से है, सही किया जाए और सही कराया जाए। अच्छा, तो ऐसे उसकी शांति होती है। दूसरा बात आपने कहा कि मंगलीक से ही क्यों हो। आपने आजकल देखा होगा ना, आप काम भी करते हैं तो एक शब्द है आजकल के युग में, वेवलेंथ मैच होना। तो वो वेवलेंथ है, वो जब दोनों ठीक एनर्जेटिक रहेंगे तो वो वेवलेंथ मैच होगी। अगर एक मंगलीक है और एक मंगलीक नहीं है, या मंगल उनका निष्क्रिय अवस्था में है, तो किसी भी एक के द्वारा दूसरे पर हावी होने की स्थिति बनी रहेगी। या जैसा आपने विगत दिनों में देखा, कुछ केसेस हुए हैं, है ना। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि वो महिला ने करे या महिला ने किए, तो अभी हुए पुरुषों के शायद ज्यादा केसेस होंगे। तो ये सब कारण अकारण कुछ कुंडली मिलान या गलत कुंडली मिलान अच्छा के कारण ये फल आ जाते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो हुआ ही कुंडली मिलान के कारण, पर कहीं ना कहीं ग्रह योग दोनों के रहे होंगे। एक के परिवार के लिए ये एक दृष्टि से खराब रहा, दूसरे की बुद्धि और परिवार के लिए वो दूसरी दृष्टि से खराब रहा। सर, कुछ ऑडियंस को भी हमारी बताइए, थोड़े एक आध उपाय कुछ बता दीजिए शांति शमन के जो आपने बताए। तो अगर किसी का ऐसा हो तो क्या कर सकता है, कुछ उपाय? देखिए शिव जी, ये ऐसे किसी ऑडियंस को बता देना, जैसा आजकल मैं टीवी पे देखता हूँ, सबके लिए एक उपाय चल रहा है, सबके लिए एक राशिफल चल रहा है। मैं तो उसका फॉलोवर और मैं तो मानने वाला नहीं हूँ। अब रही बात के एक उपाय, अपने इष्ट का ध्यान करिए, थोड़ा समय अपनी पूजा पाठ के लिए निकालिए, अपने संस्कारों में रहिए, ये सबसे बड़ा उपाय है। अच्छा, एक बड़ा सवाल पूछ रहा था आपसे। आपने भी जो बात बोली कि सबके लिए एक राशि की जो आपने बात करी, टीवी पे सुबह दिखाया जाता है कि मेष राशि ये, कुंभ राशि ये ऐसा दिन रहेगा। अब सारे लोगों के लिए, सारे मेष राशि वालों के लिए वही चीज, कुंभ वालों के लिए यही चीज, अब सबके नक्षत्र तो अलग अलग के हिसाब से, तो ये कैसे होता है? यही तो आपको मैं कह रहा हूँ, एक राशि में भी नक्षत्र अलग अलग है। हाँ। मैं भी थोड़ी देर पहले यही कह रहा था, मैं उसको मानने वाला हूं ही नहीं। हाँ। ठीक है, परंतु हम भारतवासी करोड़ों में नहीं है, लगभग 150 करोड़, और यहाँ आप कुछ भी लेके बैठ जाते हैं, तो उसमें जब 1% लोग भी आपकी तरफ आमुख हो जाते हैं, तो भी वो संख्या लाखों में है। तो आज तो चाहिए यही ना, आप भी चाहेंगे, मैं भी चाहूंगा, हमारी इस क्लिप को पूरे भारत के 2% लोग देख लें, हो गया कल्याण। हाँ। आपका किसी और माध्यम से हो गया, मेरा किसी और माध्यम से हो गया, इस टीम का किसी और माध्यम से हो गया, हो ही जाएगा कल्याण। आचार्य जी ने भी कह दिया था 2% लोग कृपया करके हमारे इस क्लिप को देख लीजिएगा। वैसे तो पर आचार्य जो आपने बात कही, यानी कहीं ना कहीं आचार्य जी का कहना यही है कि जो हो रहा है, जो टीवी पे दिखा देते हैं, इसको सही ना माने, कोई तरीके से सही नहीं होता है। हाँ, सही ना माने ऐसा नहीं है। हाँ। ये पूर्णतया सही नहीं है, पूर्णतया ये सही नहीं है। पूर्णतया मैं भी सही नहीं हूँ अपने काम में, पर जहां आपको लग रहा है मैं गलत हूं, आप मुझे बताइए, या आप उसको क्वेश्चन उठाइए, या तो मैं उसे क्लियर करूंगा, या मैं उसका सही उत्तर दूंगा, या मुझे वो छोड़ना पड़ेगा। आपने चाहिए जो बात करी कि लोग कुछ भी आजकल लेके बैठ जाते हैं, उसे मैं चाहूंगा आज के टाइम में ज्योतिष के तौर पे, खास तौर पे लोगों को इंटरेस्ट इतना है, मेरे को अपना फ्यूचर जानना है, क्या होगा। बहुत सारे ज्योतिष ऐसे हो गए हैं जो तरह तरह के उपाय बताते हैं कि धन आना है, कौन वाला एक्सा। इतना वायरल हुआ थोड़े समय पहले कि कौन वाला एक्सा बोलिए पैसे की बारिश होने लग जाएगी। ये क्या है ये कि मतलब कौन वाला एक्सा बोला पैसे की बारिश, फिर तो इस हिसाब से घर बैठे बैठे आदमी कौन वाला एक्सा बोलता है, पैसा आने लग जाए। मैं आपको इसको पहले अपनी भाषा में एक सामान्य उत्तर देता हूँ। अभी कुछ वर्ष पूर्व कोरोना, आपको याद है? बिल्कुल। कोरोना फाइटर्स, चिकित्सकों के रूप में, हमारे पुलिस वालों के रूप में, प्रधानमंत्री, मंत्री और संतरी, सब लोग अपने अपने स्तर पे कितना अद्भुत प्रयास कर रहे थे लोगों को बचाने के लिए। और एक छोटी सी क्लिप आई, गो कोरोना गो। तो ये जो कॉन्वेलेक्सा है, मेरे हिसाब से तो ये गो कोरोना गो है। अच्छा। हाँ, अगर उससे कोरोना गो हो गया तो इससे आपकी धनवर्षा हो जाएगी, अन्यथा सीताराम 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 भजिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम भजिए। मैंने पहले भी कहा, अपने संस्कारों में रहिए, अपने माता पिता के निर्दिष्ट संस्कारों में रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। कर्म कीजिए, धन आ जाएगा। थोड़ा दिन आगे पीछे होगा, धन आ जाएगा। धन को अपनी मंजिल ना मानिए, अच्छा कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, धन आ जाएगा। थोड़े दिन आगे, थोड़े दिन पीछे आ जाएगा। मैं आपको एक बड़ी सुंदर एक बात बताना चाहता हूँ, और आप इसे जरूर दिखाइएगा।
परम पूजनीय परम श्रद्धेय द्रविड़ गुरु जी जी बनारस से बनारस का जी, मैं उनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। देखिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, पूरा जीवन लगा दिया। अभी कुछ दिन पूर्व राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अब विद्वान हो गए हैं, ना तो वो इस पद के लिए अपने प्रयास और अपनी सेवा दे रहे थे, ना उन्हें कोई ऐसी भूख है। मैं उन्हें जानता हूं, मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, मुहूर्त शोधन में उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। आप ये सोचिए कि आदरणीय गुरु जी को आज भारत के सर्वोच्च पद से सम्मानित किया गया, तो वो उस काबिल थे। उन्होंने अपने आप को तैयार कर रखा था। थोड़ा आगे थोड़ा पीछे इस आयु में मैं इसको नहीं देखता चीज को। तो आप अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को तपाइए। तपेंगे तो जरूर ये धन और कॉम्प्लेक्स तो व्यर्थ की बात है, मेरे हिसाब से व्यर्थ है। जो कर रहे हैं, हो सकता है उनको अनुभव हो इस बात का कि उन्हें कुछ लाभ हो रहा हो, तो भगवान करे उन्हें और लाभ हो, या जो उनके फॉलोवर हैं उन्हें लाभ हो रहा हो, जरूर हो। चलिए ये तो बात हो गई कौन वाला एक्सरसाइज चीजों की। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो उपाय बताते हैं, उपाय बोलने की भैया इस दिन को ये चीजें कपड़ों में बांध के रख देना, धन के लिए उपाय कर लेना, इसको ये कर देना, नारियल को यहाँ पे बांध देना, ऐसे तिल के तेल में दिया जला देना। इस पे क्या टेक है आपका? ये दो बातें आपकी सम्मिलित हो रही हैं। तिल के तेल का दीपक जलाना एक ग्रह की शांति, यह एक अन्य उपाय है। नारियल को बांधना, नारियल को रखना शुभ कारक है, एक अलग उपाय है। धन का आगमन इस किसी चीज से होगा, मैं इसका समर्थन नहीं करता। नहीं, मुझे तो उपाय नहीं पता, मैं तो बस एग्जांपल हाँ, मैंने भी वही कहा। हाँ, इसके ये धन के उपाय नहीं है, लोग बताते हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ उस उपाय में आप कुंडली में संबंधित ग्रह को बल दें। अच्छा, बल दें। जो धन और कर्म का स्वामी है, भाग्य और कर्म का स्वामी है, उसको बल दें, परंतु अपना काम अवश्य करें। मैं घर में बैठ के एसी चला के और अपने ग्रह को बल देता रहूं और काम करने ना जाऊं, तो नहीं सुप्तस्य संवत्स्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, तो यहाँ आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो वैसे कौन से ग्रह होते हैं जो धन के लिए आपके जो कारक होते हैं? भाग्येश का बलवान होना आवश्यक है। कुंडली में नवम भाव का जो स्वामी है उसका बलवान होना आवश्यक है 6 लग्नों में। बाकी के 6 लग्नों में योग कारक का बलवान होना या योग कारक ग्रह की दशा आना बहुत आवश्यक है। योग कारक ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी को बोलते हैं। तो हम देखा पंडित जी का कहना है, आचार्य जी की, खाली कॉन्वल एक्सरसाइज सही नहीं होगा, बेशक से होता भी हो जहाँ पर, लेकिन कर्म भी उसके साथ बहुत जरूरी है। आचार्य जी आगे हम अपनी बात को बढ़ाते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। आगे चलते हुए जो हम बात कर रहे थे दोषों की, ग्रहों की, तो वहीं पितृ दोष भी बहुत ज्यादा चलता है। लोग का बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि पितृ दोष है हमारे, तो पितृ दोष की वजह से हमारे काम रुके हुए हैं, हमारी कुंडली में पितृ दोष है, बताया भी जाता है। तो क्या होता है पितृ दोष से, क्या समस्या आती है जीवन में, और किस हद तक असरदार भी होता है पितृ दोष? आपकी इस बात को मैं और लोगों की इस बात को अच्छा और बुरा दोनों दृष्टि से देखता हूं। अच्छा ऐसे कि जब पितृ शब्द आता है तो आज के आधुनिक युग में जब कुछ लोग अपना नित्य कर्म भी नहीं करते हैं, उस समय में यदि कोई पितृ शब्द प्रयोग कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने पितरों को ध्यान या स्मरण कर रहा है। मैं दोष की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं शब्द में पितृ को उठा रहा हूं, बस पितृ की बात कर रहा हूं। सारी पूजा पद्धति हव्यात्मक और कव्यात्मक है। हव्यात्मक का अर्थ है देव पूजा और कव्यात्मक का अर्थ है पितृ पूजा। तो आज भी आप पर्वतीय क्षेत्रों में यदि चले जाएं भारत के, तो वहां देव पूजा के साथ साथ नित्य पितृ पूजा आवश्यक है। जी, हमारे ब्राह्मण कर्म में जो हमें संध्या वंदन गायत्री जपनी है, उसमें हमें नित्य तर्पण का नियम है। तर्पण पितरों के ही निमित्त होता है, हालांकि देवताओं, गुरुओं, ऋषियों के निमित्त है, पर पितरों के निमित्त भी तर्पण है। अब जो आपने पितृ दोष की बात कही, कुछ लोग और कुछ ज्योतिष की पुस्तकें इसे पितृदोष अथवा कालसर्प दोष के नाम से भी जानती हैं। जो इसको मानते हैं उनके अनुसार 12 प्रकार का कालसर्प दोष है, उसी के अंतर्गत ही पितृदोष आता है। अच्छा, कालसर्प दोष के ही अंतर्गत पितृदोष जो है ये दोनों एक ही तरह के दो नाम हैं। कुछ ज्योतिषी इसको अलग मानते हैं, पर वो आधुनिक ज्योतिषी हैं।
अच्छा। जी, वैसे काल सर्प और एक स्लैश का साइन होता है अथवा पितृदोष, एक ही माने आप इसे। ये 12 प्रकार का है। 12 घरों में राहु और केतु की स्थिति के अनुसार बनता है। ये 2 तरह का, इसमें भी आगे 2 तरह का है, एक पूर्ण और एक आंशिक। जब सभी ग्रह राहु और केतु के अंदर आ रहे हैं तो वो पूर्ण है, और उसमें भी एक ग्रह यदि राहु और केतु से बाहर है तो वो आंशिक है। इसमें भी 2 बात है पूर्ण में। उस पूर्ण में कहना है कि यदि वो राहु और केतु 0 से 6 डिग्री तक हैं, दोष प्रभावहीन है, और 24 से 30 डिग्री तक है, दोष प्रभावहीन है। यदि इस बीच में है तो हाँ, मैं मानता हूं कि उस समय ये पितृदोष एक्टिवेटेड कुंडली में रहता है। तो हमने बताया कि काल सर्प दोष / पितृदोष, तो हम तब तक ये समझ रहे कि जो काल सर्प दोष है यही चलता आ रहा है आमतौर पे हर जगह। काल सर्प दोष यानी सांप के काटने से खतरा है, सांप से मृत्यु हो सकती है, तो ये यज्ञ कराइए, अनुष्ठान कराइए तो शांत हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां काल सर्प से उस सर्प का कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना। तो ये जो चलता आ रहा है लगातार कि काल सर्प दोष यानी सांप से खतरा है। हाँ जी, उसमें समझाने के लिए केवल बता रहा हूं। इसमें भी अधिक प्रभावशाली मानते हैं, बाकी अन्य ग्रहों से राहु और केतु उल्टी दिशा में चलते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उल्टी दिशा में चलते हैं। तो जब सभी ग्रह कुंडली में राहु और केतु के बीच में आके भी राहु का ग्रास बन रहे हों तो उसे ज्यादा अत्यंत प्रभावशाली काल सर्प या पितृदोष माना जाता है। मैं कुछ युवाओं के लिए प्रश्न पूछना चाहूंगा, खासतौर पर जो युवा हैं वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ ज्यादा जाते हैं, और जो सबसे बड़ा उनका सवाल होता है जिसको लेकर जाते हैं वो होता है उनका लव लाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उससे मेरी शादी होगी या नहीं होगी। तो ये कैसे पता चलता है कि क्या होते हैं कुंडली के इंजेक्शन से पता चलता है कि इनकी लव लाइफ हो पाएगी, इनकी लव जो है सक्सेसफुल होगा, लव मैरिज होगी या नहीं होगी? अभी थोड़ी देर पहले जब हम विवाह की बात कर रहे थे तो हम सप्तम या सप्तमेश की बात कर रहे थे, 7th हाउस या 7th हाउस का लॉर्ड। जब आप लव लाइफ, प्रेम विवाह की बात करते हैं तो पंचम पंचमेश और चंद्रमा, अच्छा, 5वां घर, 5वें घर का स्वामी और चंद्रमा की स्थिति से इस प्रश्न का निर्धारण हम लोग किया करते हैं लग्न कुंडली में। लग्न कुंडली में तो आप जो बाबा जोड़ रहे हैं लग्न कुंडली में, लग्न कुंडली और जन्म कुंडली दोनों अलग एक ही है, दोनों एक ही है। लेकिन मैं लग्न कुंडली इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई नवमांश ना मान ले। नवमांश का विचार इसके और ऑथेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। अच्छा जी, इसके लिए और एक लेवल जब हमको कुंडली को जांचना है तब उसमें हम नवमांश में जाते हैं। लग्न कुंडली है, चंद्र कुंडली है, सूर्य कुंडली है, नवमांश कुंडली है, ये कुंडलियों के अलग अलग, पर सबका निर्माण होगा लग्न कुंडली से। तो आप समझिए मूल जो है, जड़ जो है वो लग्न कुंडली बनेगी तब कुछ और बनेगा। अच्छा। तो यदि आपने लग्न को साध लिया तो एक है साधे सब सधे, फिर आपने सब साध लिया। हम दोषों की लगातार बात कर रहे थे, ही दोषों के अंदर शनि जो है वो सबसे कॉमन चीज जो कुंडलियों में सुना जाता है, लोग भैया शनि की 7.5 है, राहु है, केतु है, ये क्या होते हैं इनके अपने अपने काम? जरा थोड़ा बताइए कि शनि की 7.5, 4-4.5 साल का भी होता है, 2.5 साल का भी होता है उसमें, और फिर राहु कैसे होता है, अगर ये हैं तो क्या प्रभाव डालते हैं, किस तरीके से? जिनके लिए कारक है अच्छा प्रभाव डालते हैं। अच्छा। जिनके लिए कुंडली में अच्छा नहीं है खराब प्रभाव डालते हैं। एक बात 7.5 क्या है? शनि का नाम शनि क्यों है शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो वो बता दूं। वो शनि शब्द शनई से उत्पत्ति हुई है, धीरे चलने वाला। अब धीरे चलने वाला क्यों है? ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों की एक राशि से दूसरी राशि में जाने की जो अवधि है वो 30 डिग्री है। डिग्री के अनुसार जो अवधि है वो 30 डिग्री है, सबके लिए बराबर है। उसको एक ग्रह चंद्रमा 2.25 दिन में पूरा कर लेता है। ग्रहों के राजा सूर्य लगभग 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। बृहस्पति 1 वर्ष में, राहु और केतु 1.5 वर्ष में, और शनि ग्रह 2.5 वर्ष में उस 30 डिग्री को पूरा करते हैं। जब किसी भी जातक की चंद्र राशि से 12वें घर में शनि आ जाते हैं तो 12वें घर के 2.5 वर्ष, राशि वाले घर के 2.5 वर्ष, और राशि से अगले घर के 2.5 वर्ष, ये जो 3 घर हैं ये 2.5 मिलके 7.5 का निर्माण करते हैं।
सबके लिए 7.5 कष्टकारी होगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, सबके लिए 7.5 सुखकारी होगी, लाभकारी होगी, ऐसा नहीं है। तो यानी किसी के ऊपर 7.5 ही है, तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि दुखी होगा। नहीं जी, लोगों को ये समझते कि 7.5 है तो मतलब बहुत खराब है, तो नहीं बुरा ही होगा। अति उत्तम अति कल्याणकारी भी हो जाता है। ये तो आप नई बात बता रहे हैं जी, मैं नहीं बता रहा हूँ, नई केवल उन लोगों के लिए है। देखिए, जब तक हम विषय को पूरा नहीं जानते हैं तो हमारे लिए छोटी बात भी बड़ी है, और जब आप जान जाए तो बड़ी बात भी छोटी सी है। आप समझ रहे हैं? तो बड़ी सामान्य बात है। अगर शनि कारक है, कुंडली में योग कारक है, अच्छी जगह प्लेसमेंट है, तो 7.5 उसको बिल्कुल शीर्ष पे पहुंचा देंगे। अच्छा, और खराब है तो गड़बड़ भी कर सकती है। तो ये तो बात हुई शनि की। राहु केतु कैसा? राहु केतु का भी ऐसा ही है। ज्योतिष कहता है कुजवत केतु शनिवत राहु। अच्छा, केतु मंगल जैसा है, शनि राहु जैसा है। ग्रहों की एक जो पूरी नौ ग्रह हैं, उनकी 2 टीम है। एक टीम में कुछ ग्रह हैं, एक टीम में कुछ ग्रह हैं। आपकी जानकारी के लिए शॉर्ट कर रहा हूं, शनि वाली टीम में राहु है, सूर्य मंगल वाली टीम में केतु है। अच्छा, तो एक कुंडली के लिए या तो शनि ही अच्छा होगा या सूर्य ही अच्छा होगा, या तो राहु ही अच्छा होगा या केतु ही अच्छा होगा। ना दोनों किसी एक व्यक्ति के लिए अच्छे हो सकते हैं, ना दोनों किसी एक व्यक्ति के लिए खराब हो सकते हैं।